आपका पहला क्वेश्चन आने वाला है। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है इसमें अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया। को व्याख्या बताते हैं। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? आपका ऑप्शन ए है बी वर्ग, ऑप्शन बी का है ओ वर्ग, ऑप्शन सी है ए वर्ग, ऑप्शन डी है ए बी वर्ग। जो आपका सही आंसर है वो आंसर है ओ वाला है। व्याख्या देख लीजिए। रक्त समूह वाला व्यक्ति ए बी ए बी तथा ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, अर्थात ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। मानव रक्त समूह का सर्वप्रथम वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। ऑप्शन ए है सूखा रोग, ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है बेरी बेरी, ऑप्शन डी है टीवी। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर है बेरी बेरी। जो ऑप्शन सी है, मेरा जो आंसर है वो बेरी बेरी है। तो इसमें आंसर सी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है विटामिन बी को थायमीन भी कहते हैं। इस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? ऑप्शन ए है बौद्ध मत, ऑप्शन बी है जैन मत, ऑप्शन सी है हिंदुत्व, ऑप्शन डी है सिख मत। ओके, इसका आंसर हो जाएगा जैन मत। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देखते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं। स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में रहने वाले तथा सफेद वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले जाने तथा सदैव नग्न रहने वाले भिक्षु दिगंबर कहलाए। साथियों, अभी 2-4 क्वेश्चन हमारे भैया अजीत ने करवाया है ना, तो थोड़ा सा पहली बार था उनका, तो कोई नहीं, अब मैं मतलब जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ उसको मैं करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त ने मतलब अपने शासनकाल के दौरान जो ये मतलब 335 से 375 ईस्वी में कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में मतलब किसी भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा, यानी कि वो हमेशा विजयी ही रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? ऑप्शन ए है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी है सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी है प्रौढ़ शिक्षा प्रसार। तो सही आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, यह निःशुल्क एवं अनिवार्य बालक शिक्षा अधिकार का अधिकार यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE इन शॉर्ट बोलते हैं। तो ये 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित हुआ था। ठीक बात, ध्यान रखना ये। उसके बाद में इसमें चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो उपयुक्त उत्तर की बात की जाए तो सी और ए दोनों हो सकते हैं, लेकिन किंतु आयोग ने यही माना है तो यही माना जाएगा। ठीक बात। और पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन है मराठों और एक बार मैं देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ कि कौन सा सही था। ये कौन सा शिक्षा वाला था 6-5 नंबर का? इसमें बी मतलब ये और सी दोनों हो सकते हैं, अनिवार्य शिक्षा और सर्व शिक्षा का अधिकार अधिनियम, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है ना। ये ऑप्शन इसमें गलत टाइपिंग किया गया है। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए है मराठों और अंग्रेजों के मध्य, ऑप्शन बी है मुगलों और शेर शाह के मध्य, ऑप्शन सी है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, ऑप्शन डी है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अहमद शाह और अब्दाली के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार मतलब अनशन किए थे, तो कहाँ सत्याग्रह ऑप्शन है, फिर जेल में जाकर और आमरण और जल त्याग, मतलब तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमरण अनशन, है ना। तो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किया था। मतलब अपने आमरण अनशन के द्वारा गांधी जी मतलब द्वारा ही गांधी जी
गांधी जी द्वारा किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन तथा दलितों के पृथक निर्वाचन प्रणाली से अलग करने की सहायता प्राप्त हुई थी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पे चलेंगे। तो ये मतलब क्वेश्चन 8वां है। 8वां है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो वहां पे जवाहरलाल नेहरू, यार सारा का सारा गलत है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, है ना। ये ऑप्शन इसमें गलत टाइप किया गया है। ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा मतलब लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, है ना। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जय जवान जय किसान तथा जय विज्ञान का नारा दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है ये 9वां क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं 9वां ही लिख देता हूँ, ये मिस टाइपिंग, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है ऑर्डर का। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता? ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है हरिद्वार, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद में तो लगता ही है। ठीक है, तो देखिए इसमें सारी मिस प्रिंटिंग हुई है, लेकिन मैं बताता रहता हूँ, जो मैं मार्क करता हूँ वही मानना। ये वाराणसी में नहीं लगता है। तो भारत में कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, या 4 स्थानों में उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा यमुना और त्रिवेणी का संगम है, हरिद्वार नासिक नदी के किनारे लगता है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, जबकि क्या कहते हैं नासिक में लगता है, अरे नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे। ठीक बात, ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 16। तो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। विधि का शासन रूल ऑफ लॉ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। विधि के समक्ष समता, विधि के शासन की अनिवार्य अपेक्षा आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता का मूल सिद्धांत किया गया है, जबकि अनुच्छेद 15 से 18 तक उसका विस्तार दिया गया है। ठीक बात। फिर अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए है वर्ष 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष, ऑप्शन डी है 35 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। देखिए होता क्या है कि अभी बता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा का सदस्य हेतु, है ना, कम से कम 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। ठीक है, अतः भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। पहले वो मतलब जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना अनिवार्य है तभी पीएम बन सकते हैं ना, तो उनका मतलब जैसे ये लोकसभा में 25 वर्ष है ना कि प्रधानमंत्री की आयु, तो 25 वर्ष है तो इसी से काउंट की जाती है ना। तो प्रधानमंत्री वही लोकसभा का सदस्य बनता है जब चुन के जाते हैं, तो इसीलिए बहुमत दल का नेता बनता है ना, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो सही आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल जो 5 वर्ष की अवधि तक मतलब पद पर धारण रहते हैं, किंतु वास्तव में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब पद धारण करते हैं, मतलब जब राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ठीक है, और फिर अगला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? ऑप्शन है ग्राम स्तर पर, ऑप्शन है जिला स्तर पर, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, मतलब ऑप्शन ये सी को डी कर दिया गया तो इसको सी कर लीजिए, इसको डी कर दीजिए, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम स्तर पर। ठीक बात। भारतीय संविधान का भाग 9 है ना, और इसमें पंचायत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, है ना। पंचायत का चुनाव जो है ग्राम स्तर पर कराया जाता है तथा जिला मतलब खंड मतलब पंचायत चुनाव ग्राम स्तर पर, खंड स्तर तथा जिला स्तर पर कराया जाता है ना। तो लेकिन मुख्यतः ये ग्राम स्तर पर ही कराए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है भू राजस्व, ऑप्शन बी है मूल्य नियंत्रण, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति कर, ऑप्शन डी है आजीविकाओं पर कर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मूल्य नियंत्रण, है ना। तो भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की 34वीं प्रविष्टि मूल्य नियंत्रण से संबंधित है, अतः मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्या है कि भू एवं
भू अन्य और भू राजस्व प्राप्ति व्यक्ति कर तथा आजीविकाओं पर राज्य सूची से मतलब राज्य सूची के विषय है। ठीक बात। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संघीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। सही आंसर हो जाएगा संसद पारित करती है। ठीक बात। ठीक है। तो जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में यह बात कही गई है के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं। अतः जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो उस समय राज्य का बजट संसद पारित करता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इसको। फिर अगला है कि सभी कानूनों का पालन करना हमारी क्या है? ऑप्शन ए मजबूरी है, ऑप्शन ए जिम्मेदारी, ऑप्शन ए है एक सामाजिक बंधन है, ऑप्शन सी है कुछ प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण है। तो ऐसा तो है नहीं, जिम्मेदारी होगी, है ना, नियंत्रण बनाए रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्मेदारी। संविधान सहित सभी कानूनों का पालन करना हमारा कर्तव्य एवं जिम्मेदारी है। कोई भी कानून जो समाज हित में विधायिका द्वारा बनाया जाता है उसे पालन करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। कोई भी कानून व्यक्ति एवं समाज के लिए बनता है और जब यह हमारे उत्थान के लिए बनता है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस कानून का पालन करें। ठीक है, मजबूरी कोई नहीं होती है, मजबूरी क्यों होगी। और फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कि सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव और क्या कहते हैं शत्रुता का कारण होता है। ऑप्शन ए है आर्थिक समानता, ऑप्शन बी है आर्थिक समानता एवं ऐतिहासिक कारण, और उसके बाद में ऑप्शन सी है आर्थिक समानता एवं अज्ञान, ऑप्शन डी है आर्थिक समानता ऐतिहासिक कारण तथा दुष्प्रचार। तो सही आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता एवं ऐतिहासिक कारण एवं दुष्प्रचार, है ना। तो देखिए कि आर्थिक समानता एक ऐसा कारण है जो विभिन्न वर्गों के बीच की खाई पैदा करता है। विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव एवं शत्रुता पैदा होने में ऐतिहासिक एवं दुष्प्रचार कारण भी शामिल हैं। दुष्प्रचार से लोग दिग्भ्रमित होते हैं और कई ऐसी गलती कर देते हैं जो शत्रुता पैदा करने में सहायक होते हैं। कभी इतिहास की घटना याद करके लोग अपनी रंजिश में आ जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण एवं दुष्प्रचार तथा सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव एवं शत्रुता पैदा करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि क्या है कि रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? ऑप्शन है एन, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया डॉलर, ऑप्शन सी है यूएस डॉलर, ऑप्शन डी है ब्रिटिश पाउंड। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड। ठीक बात। जब उस समय मुझे पूछा गया था तो वर्तमान समय में अभी तो फिलहाल के लिए 2023 की बात करें तो इसमें दोनों देशों में ब्रिटिश पाउंड है ना, डॉलर। इसके रेट हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं, तो ध्यान रखना। फिर अगला है 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए है आरबीआई गवर्नर रिजर्व बैंक, ठीक है, और उसके बाद में प्रधानमंत्री, और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है वित्त मंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा गवर्नर रिजर्व बैंक, है ना। तो 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है, नोट की बात कर रहे हैं, जबकि अन्य नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक बात। और कथकली निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर हो जाएगा केरल, है ना। कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का है ना, गरबा गुजरात का है, भांगड़ा पंजाब का है। ठीक है, तो ध्यान रखना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और क्या कहते हैं कि कथक उत्तर प्रदेश का है। ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि पंजाब किंग्स 11 पंजाब जो है कि टीम, पंजाब किंग्स 11 10 से 11 ही है, तो इसमें तो पंजाब किंग्स 11 की टीम, या 11 इसको कहते हो, 10-11 ही तो बोलते हैं। पंजाब किंग्स 11 टीम आईपीएल
3 का नया कप्तान निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो उस समय डेटा बहुत पुराना था, तो उस समय कौन थे? तो कुमारा संगकारा थे, है ना। तो अलग अलग ये आईपीएल के क्वेश्चन को ध्यान में मतलब रखा कीजिए, इसमें कोई बहुत डिटेल में पढ़ने वाला हूँ नहीं। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरला, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो सही हो जाएगा केरल, है ना। तो केरल में सबसे सर्वाधिक मतलब वो रबर का उत्पादन होता है। कर्नाटक में मसाले होते हैं, है ना। कर्नाटक में मसाले जैसे कि इलायची वगैरह और सारी चीज़ें होती हैं, और कॉफ़ी भी होती है कर्नाटक में, है ना, कॉफ़ी। और महाराष्ट्र में संतरा वगैरह होता है। महाराष्ट्र में संतरा और काजू काजू भी होता है, लेकिन गोवा में भी होता है कुछ एरिया में। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन, है ना। और अलग अलग मतलब क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, भारत के कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना होती है? मतलब ऑप्शन है 5, ऑप्शन सी है मतलब 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन डी है 8 वर्ष, ऑप्शन मतलब ऑप्शन सी इसको मान लो या ऑप्शन डी मान लो। और तो ये 10 वर्ष ही होगा, है ना, क्योंकि मतलब भारत में आधुनिक प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। लेकिन ये कोई नियमित जनगणना नहीं थी, जबकि स्वतंत्र मतलब उसके बाद में जब नियमित जनगणना ये 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी ना, उसके बाद में जब नियमित रूप से जनगणना कराई थी तो मतलब लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी ना 1881 में। अगर नियमित पूछेगा तो रिपन, और अगर प्रथम जनगणना पूछेगा नियमित वगैरह कुछ नहीं लगाएगा तो मेयो, है ना, मेयो के कार्यकाल में हुई थी, जो कि 1872 में, अब जबकि 1881 में रिपन के कार्यकाल में हुई थी, ठीक बात। और उसके बाद में तभी से नियमित जनगणना होने लगी, हर प्रति 10 वर्ष के बाद होती है। लेकिन अभी ये जनगणना 2000 मतलब 11 का ही चल रहा था, मतलब अभी क्योंकि 2021 का जनगणना ही नहीं हुआ है कोविड के कारण, तो अभी डेटा आया ही नहीं है। हालांकि अब काउंटिंग मतलब शुरू हो रही है, देखो कब तक हो जाती है ना। तो अभी 2011 का ही आंकड़ा ले रहे हैं, है ना, हर एग्जाम या किसी चीज में, तो ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है बुध। तो सही आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य तो एक तारा है ना। देखिए सूर्य, जैसे मान लिया, ये मैं अभी एक बता देता हूँ, जैसे मान लिया सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, तो ये तारा है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, ठीक है। तो मैं कुछ ग्रह के जैसे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैं शुक्र का लिख देता हूँ। शुक्र ग्रह को इसको सांझ का तारा कहते हैं, सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है, भोर का तारा। इसको पृथ्वी के समान कुछ ऐसा दिखता है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है। और बुध ग्रह, जो बुध है, बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म, है ना, गर्म, जो सबसे ये गर्म ग्रह है, ठीक है, गर्म ग्रह है, ठीक है। लेकिन इसका जो तापांतर गर्म है, दिन में मतलब जैसे जब सूर्य का ताप होता है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और रात को ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका तापांतर ज्यादा है, जबकि शुक्र मतलब वैसे तो गर्म है ही है, ठीक है। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और क्या कहते हैं कि पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा, तो पृथ्वी के बारे में बहुत सी चीजें पढ़नी होती हैं, है ना। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी है, और ये पृथ्वी का रंग अंतरिक्ष से जो है ये काला दिखाई देता है, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ठीक बात, तो ये भी ध्यान रखना। और तो बस इतने इंपॉर्टेंट है। फिर अगले पर चलेंगे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा मतलब मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 18%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 78%। तो सही है मतलब ऑप्शन डी 39 सही आंसर हो जाएगा, 21%, ठीक बात। तो देखिए वायुमंडल में जो 78.08% में मतलब होती है नाइट्रोजन की मात्रा, और 20.98
0.5% ऑक्सीजन होता है और 0.93% आर्गन तथा 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। लेकिन मतलब नियरेस्ट वो मतलब ये जैसे यहाँ पे पॉइंट लगा है ना, तो 95 लगभग जो है 21 के बराबर ही है, तो इसीलिए इसको यही डेटा सही माना जाएगा, ठीक बात। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए अभ्रक का, ऑप्शन बी कोयले का, ऑप्शन सी टिन का, ऑप्शन डी है सीसा का। सही आंसर हो जाएगा अभ्रक का, ठीक बात। देखो ये अभ्रक का जब 2009 की डेटा पूछ रहा है, तो जब वर्तमान प्रश्नकाल के दौरान विश्व में अभ्रक मतलब सीड का सबसे ज्यादा उत्पादक है, लेकिन वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017 से 21 की डेटा के अनुसार विश्व में अभ्रक उत्पादन में शीर्ष देश कौन कौन से हैं। अब तो चीन हो गए हैं, मेडागास्कर, ये यूएसए हो गया, ठीक बात, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। ऑप्शन ए है घाघरा, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है मांडवी, ऑप्शन सी है मांडवी, ऑप्शन डी है रावी। सही आंसर हो जाएगा घाघरा नदी, ठीक है। तो उपयुक्त में से घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, जबकि ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और गुजरात में रावी तथा पंजाब में मांडवी नदी गोवा में बहती है ना, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप समझ नहीं पाया। जैसे घाघरा जो है ये यूपी में है, ठीक बात, और ये राप्ती नदी राप्ती तो अपने यूपी में है ही, उसको छोड़ो, ताप्ती में कह रहा था। ताप्ती नदी ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में ही प्रवाहित होती है। 3 राज्य है ना, मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, ध्यान रखना इतने से। और जो रावी नदी पंजाब में बहती है ना, तो रावी पंजाब, और ये जो मांडवी नदी है गोवा, मांडवी और ज्वारी नदियां हैं ना, ये दोनों नदियां वहीं की हैं, मांडवी गोवा, ठीक है। और ऐसे ही नदियां हैं, तो बहुत सारी हैं फिलहाल के लिए। और सबसे बड़ी लंबी नदी अगर देखा जाए तो 2525 किलोमीटर में गंगा नदी है, ठीक है, बहते हुए गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते ये जाके बांग्लादेश होते हुए ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए ये जाती हैं बांग्लादेश में, वहाँ सुंदरवन पश्चिम बंगाल वाले डेल्टा में गिर जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ गंगा जो है सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। इसमें इधर से वो नदियाँ आती हैं जो तिब्बत से निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ भी जाके मिलती हैं, है ना, तो भी वहीं निकलती है, ठीक है। निम्नलिखित से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन सी है बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है उर्दू, ऑप्शन डी है हिंदी। तो सही रहेगा उर्दू, ठीक बात। उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा हिंदी है, जो कि वर्ष 1989 से प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू को शामिल किया गया, ठीक बात। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, तो मैंने अभी पढ़ लिया है ना, दोबारा टाइप हो गया। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन तो इसका सही हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राज्यों के जैसे बॉर्डर कौन बनाता है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी बनाती है। एक बार मैं अगर आपको मैप से दिखाऊं तो आप देखिए, यहाँ पे मैं ये देखिए मैप है हमारे पास, तो यहाँ देखिए, यहाँ ये हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा बॉर्डर बनाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश बॉर्डर बनाता है, इसको मैं पेंट में खोल लेता हूँ। यहाँ पे कुछ एरिया हिमाचल प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश सबसे सबसे कम एरिया जो है ये हिमाचल प्रदेश से बनाता है। उसके बाद में यहाँ से कैसे सहारनपुर होते हुए मुजफ्फरपुर, बिजनौर काटते हुए उत्तराखंड का बॉर्डर है यहाँ तक, ठीक है, पीलीभीत तक। तो यहाँ ये एक हो गया हिमाचल प्रदेश, एक हो गया उत्तर प्रदेश। उसके बाद में यहाँ से शुरू होता है, पीलीभीत से शुरू होता है, और या कुछ एरिया जैसे ये यहाँ से शुरू होता है नेपाल, और उसके बाद लखीमपुर, बहराइच, ये सारे चीजें होते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद में इधर बिहार सीमा बनाता है, ठीक है,
बिहार के बाद में यहाँ पर ये सोनभद्र 3 राज्यों से, मतलब 3 राज्यों से घिरा है, 4 राज्यों से है। एक इधर ये मतलब थोड़ा हिस्सा बिहार का है। बिहार के बाद ये झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। उसके बाद में ललितपुर, ये तीनों मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में मध्य प्रदेश यहाँ तक जाते जाते यहाँ से राजस्थान शुरू हो जाता है। और ये एनसीआर दिल्ली जो मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, तो यहाँ दिल्ली है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे। तो फिर मैं अब चल रहा हूँ, है ना। तो अब आपने देख लिया होगा। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हत्या के एक मामले की सुनवाई ट्रायल कहाँ होती है ना। ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, और ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी है जिला एवं सत्र न्यायालय में, ऑप्शन डी है ग्राम न्यायालय में। तो सही आंसर हो जाएगा जिला और सत्र न्यायालय में सुनिए। तो हत्या के किसी भी मामले की सुनवाई प्रारंभिक जिला एवं सत्र न्यायालय से शुरू होती है, ठीक बात। फिर अगला प्रश्न है कि वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए, मतलब कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है ना। तो ऑप्शन ए 12 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटा, ऑप्शन सी 48 घंटा, 48 घंटा, ऑप्शन डी है 72 घंटा। सही आंसर हो जाएगा 72 घंटे, ठीक है। तो 32 का मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, इसका गलत आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉरी, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 24 घंटा, है ना। 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते हो, आपको मजिस्ट्रेट के साथ पेश ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें गलत मिस टाइपिंग हुआ है, मतलब ये, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है, यही सही आंसर है, ठीक है। यहाँ लिखा भी हो, वारंट के बिना पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके केवल 24 घंटा तक अभिरक्षा अपने मतलब अपने पास रख सकता है, ठीक है। उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ठीक बात। और फिर अगला प्रश्न है कि अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाता है, ठीक है। मतलब दर्शाती हाल ही में बनी एक चर्चित फिल्म का नाम बताओ। ऑप्शन ए है ओंकारा, ऑप्शन बी है स्वदेश, ऑप्शन सी है बंटी और बबली, ऑप्शन डी है शेहर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका शेहर, है ना। उस जमाने मतलब उस समय बनी, 2009 की बात हो रही तो बनी थी। तो कबीर कौशिक द्वारा निर्देशित अरशद वारिसी, पंकज कपूर और महिमा चौधरी द्वारा अभिनीत फिल्म शेहर में संगठित अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की प्रभावी भूमिका को दर्शाया गया है। फिल्म का कथानक वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। तो अगर चाहो तो इसको डाउनलोड करके देख सकते हो, बहुत ही अच्छी फिल्म होगी मेरे ख्याल से, मैं तो देखूंगा अब। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है। ऑप्शन ए है देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी है मतलब देवनागरी लिपि हिंदी में, देवनागरी लिपि में हिंदी, और ऑप्शन बी है हिंदी और अंग्रेजी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। सही आंसर हो जाएगा देवनागरी में लिपि हिंदी, ठीक बात, ठीक है। तो ये क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की मतलब राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा, ठीक बात, ध्यान रखना, हिंदी है और लिपि देवनागरी, ठीक बात। तो 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार में सर्वप्रथम अभिनेता का सम्मान विद्या बालन को निम्न से कौन सी फिल्म के लिए दिया गया था। तो उस समय मतलब पॉप फिल्म थी, ठीक है, तो उसके लिए ही दिया गया था, पुराना डेटा है, इसको पढ़ लेना। फिर अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी है कला एवं संस्कृति, ऑप्शन डी है खेल प्रशिक्षण, और ऑप्शन डी है समाज सेवा। तो सही आंसर हो जाएगा खेल प्रशिक्षण, ठीक बात। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल मतलब खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, ठीक बात। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम ही बदल दिया गया है ना। तो उसका नया नाम क्या है आप बताएंगे। और क्या कहते हैं, ये सब खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जबकि परमवीर चक्र, महावीर चक्र ये सब मतलब सेना में दिए जाते हैं, सेना में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है ना। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है, चक्र, और महावीर चक्र होता है ना। महावीर चक्र ये सब सेना में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। भारत रत्न तो जानते हो किसी विशिष्ट योगदान के लिए होता है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब जानते ही हो। फिर अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है। मैंने कैपिटल एंड करेंसी के पहले ही वीडियो करा लिया, आपने अगर देखा नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए।
ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, पाउंड होता है ब्रिटेन की मुद्रा। ठीक बात, ठीक है, तो ध्यान रखना। जैसे मैं कुछ लिखा देता हूँ, कुछ मुद्रा, और मैंने लिखाया ही है, देख लेना उस वीडियो में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक बात। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। इन्होंने वर्ष 1942 से 46 के दौरान दौरान इसे अहमदनगर जेल में ही लिखा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बहुचर्चित पुस्तक सेंटेनिक वर्जेस का लेखक कौन है? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी है सैमूर एम हर्ष, ऑप्शन सी है जॉर्ज ऑरवेल। तो सही आंसर ऑप्शन डी है जे एम वेरी। तो सही आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। द सैटेनिक वर्सेज भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास है, जो वर्ष 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके अन्य उपन्यासों की बात की जाए, इनके अन्य उपन्यास हैं तो मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम, शालीमारदा, क्लाउन प्यूरी आदि शामिल हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है बिल गेट्स, ऑप्शन बी है पॉल गैटी, ऑप्शन सी है डॉक्टर केनेथ ओल्सन, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो बिल गेट्स को कहा जाता है ना। तो हेनरी विलियम बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी निगम है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में बिल गेट्स एवं पॉल एलन द्वारा की गई थी। पॉल एलन, है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ये मेरा 2009 का जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्लीट हुआ, है ना। तो आप अगर पूरी वीडियो नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कमेंट